नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेटे ने बीमार मां पर लुटाई कमाई बनी घटना पे। महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले विनायक पाटिल अपने शांत स्वभाव, मेहनत और परिवार के प्रति समर्पण के कारण पूरे इलाके में सम्मान की नजर से देखते जाते थे। एक निजी कंपनी में नौकरी करने वाले विनायक की जिंदगी बहुत साधारण थी। उनकी पत्नी स्वरा और बुढ़ी माँ शांता देवी ही उनका संसार थी। शादी को 4 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। शांता देवी की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी तबीयत भी लगातार खराब रहने लगी थी। कभी सांस लेने में तकलीफ होती, तो कभी शुगर और ब्लड प्रेशर की परेशानी बढ़ जाती। कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता था। विनायक अपनी नौकरी के साथ साथ माँ की सेवा में भी कोई कमी नहीं छोड़ते थे। वह सुबह जल्दी उठकर माँ की दवाइयों का ध्यान रखते, फिर ऑफिस जाते और शाम को लौटकर फिर अस्पताल आ घर पर माँ की देखभाल में लग जाते। लेकिन इन सब के बीच उनकी पत्नी स्वरा के मन में धीरे धीरे संतोष पैदा होने लगा था। स्वरा को लगता था कि विनायक अपनी सारी कमाई और समय अपनी माँ पर खर्च कर रहे हैं और उनकी अपनी जिंदगी कह पीछे छूटती जा रही थी। उसने कई बार विनायक से कहा कि अब माँ की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और डॉक्टर भी कह चुके हैं कि पूरी तरह ठीक होना मुश्किल है। ऐसे में इतना पैसा खर्च करना समझदारी नहीं है। लेकिन हर बार विनायक का एक ही जवाब होता था कि जब मैं छोटा था तब माँ ने मेरे लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थी। आज अगर वह बीमार है तो उनका साथ छोड़ देना मेरे बस की बात नहीं है। यह सुनकर स्वरा सुख हो जाती, लेकिन अंदर ही अंदर नाराज रहती। समय के साथ शांता देवी की हालत और बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कुछ महंगे इलाज की सलाह दी। विनायक ने अपनी जमा पूंजी निकाल ली। बचत खत्म हुई तो उन्होंने बैंक से कर्ज लिया, लेकिन जब उससे भी काम नहीं चला तो उन्होंने अपने नाम का वह छोटा सा प्लॉट बेच दिया, जिसे उन्होंने कई वर्षों की मेहनत से खरीदा था। वह प्लॉट उनके सपनों का घर बनने के लिए था, लेकिन माँ की जान बचाने के लिए उन्होंने बिना एक पल सोचे उसे बेच दिया। जब यह बात स्वरा को पता चली तो वह बुरी तरह नाराज हो गई। उसे लगा कि विनायक ने उसकी राय की कोई कीमत नहीं समझी। दोनों के बीच कई दिनों तक बहस होती रही। एक दिन गुस्से में स्वरा अपने मायके चली गई। वहां पहुंचते ही उसने अपनी माँ सुलोचना ताई को सारी बातें बताई। वह गुस्से से भरी हुई थी। उसने कहा कि विनायक पागल हो गया है। अपनी बीमार माँ पर पानी की तरह पैसा बह रहे हैं। अब तो घर बनाने का सपना भी खत्म हो गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनकी माँ ठीक नहीं हो रही है। आखिर कब तक यह सब चलता रहेगा? सौरा की बातें सुनकर उसकी माँ कुछ देर तक शांत बैठी रही। उन्होंने बिना जल्दबाजी किए अपनी बेटी की पूरी बात सुनी, फिर धीरे से बोली कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति गलत है तो तुम उसे छोड़कर यही आ जाओ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा सकता है, वह अपनी पत्नी के लिए भी किसी दिन अपनी जान तक दे सकता है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। सुलोचना तय की आवाज में अनुभव और दर्द दोनों थे। उन्होंने अपनी बेटी को अपने जीवन की बातें याद दिलाई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता के पास कभी पैसों की कमी नहीं रही, लेकिन जब भी मैं यहाँ तुम लोग बीमार पड़ते थे तो यह हमेशा सरकारी अस्पताल भेज देते थे। उनके लिए पैसे सबसे बड़ा था। आज भी वह लाखों रुपए बैंक में जमा देखकर खुश होते हैं, लेकिन परिवार के दर्द को नहीं समझते। पैसा आखिर किस काम का, अगर अपने ही लोग तकलीफ में हो और हम उनकी मदद न करें। इंसान अगर इंसान के काम न आए तो दौलत का क्या मतलब। मुझे तो तुम्हें पति में कोई कमी नजर नहीं आती, बाकी फैसला तुम्हें करना है। यह कहते हुए सुलोचना ताई की आंखों भीग गई। माँ की बातें सुनकर सौरा एकदम शांत हो गई। वह
कुछ देर तक बिना कुछ बोले बैठी रही। उसके मन में कई पुरानी बातें घूमने लगी। उसे याद आया कि शादी के बाद जब वह गंभीर रूप से बीमार पड़ी थी, तब विनायक ने 3 रातें लगातार जागकर उसकी सेवा की थी। उसे याद आया कि जब उसके पिता की तबीयत खराब हुई थी, तब भी विनायक ने बिना किसी शिकायत के उनकी मदद की थी। उसे याद आया कि कैसे हर छोटी बड़ी जरूरत में विनायक हमेशा उसके साथ खड़े रहे, लेकिन गुस्से और स्वार्थ के कारण वह इन सब बातों को भूल गए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने पूछा कि क्या सोच रही हो बेटी? तब स्वरा ने धीरे से कहा कि माँ, शायद मैं अपने पति को समझ नहीं पाई। वह इस समय अस्पताल में अकेले होंगे, उनकी माँ भी वहाँ होगी। ऐसे समय में मुझे उनका साथ देना चाहिए। मैं उनके लिए और माँ जी के लिए खाना बनाकर ले जाती हूँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। उधर अस्पताल में विनायक पूरी रात माँ के सिरहने बैठे हुए थे। कई दिनों की भागदौड़ और चिंता के कारण उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने खुद ठीक से खाना भी नहीं खाया था, लेकिन माँ की आंखें खुलते ही वह मुस्कुराने की कोशिश करते और उन्हें हिम्मत देते। शांता देवी बार बार अपने बेटे को देखकर कहती कि बेटा, मेरे लिए इतना मत कर, मैं अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ। लेकिन हर बार विनायक उनके हाथ पकड़कर कहते कि माँ, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। उसी रात अस्पताल के कमरे के बाहर खड़े एक बुजुर्ग मरीज के रिश्तेदार ने ये सब देखा और भावुक होकर बोला कि आज के समय में ऐसे बेटे बहुत कम दिखने को मिलते हैं। भगवान इस बेटे की हर परेशानी दूर करे। लेकिन विनायक को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए इस समय सबसे बड़ी चीज उनकी माँ की जिंदगी थी। अगले दिन सुबह अस्पताल के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। विनायक पूरी रात जागने के कारण कुर्सी पर बैठे बैठे ही इस झुपकी ले रहे थे। तभी उनकी आंख खुली और सामने का दृश्य देखकर वह कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उनके सामने सोरा खड़ी थी। उसके हाथ में खाने का टिफिन था और आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। विनायक कुछ समझ पाते उससे पहले ही स्वरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बिना कुछ कहे धीरे से उनके हाथ पकड़ लिए और भराई हुए आवाज में बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाई। जिस इंसान के दिल में अपनी माँ के लिए इतना सम्मान और प्रेम है, वह कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। मुझे आपके साथ होना चाहिए था, लेकिन मैं गुस्से में आपको अकेला छोड़कर चली गई। यह सुनकर विनायक की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने स्वरा को संभालते हुए कहा कि पति पत्नी के रिश्ते में नाराजगी आना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होती है। स्वरा ने सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। उस दिन के बाद स्वरा पूरी तरह बदल गई। वह सुबह जल्दी अस्पताल पहुंची, शांता देवी को अपने हाथों से खाना खिलाती, उनकी दवाइयों का ध्यान रखती और रात तक वह रुक कर विनायक की मदद करती। शांता देवी भी अपनी बहू का यह बदला हुआ रूप देखकर भावुक हो उठती। कई बार उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते। एक दिन उन्होंने स्वरा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, भगवान हर घर को तुम्हारे जैसी बहू दे। यह सुनकर स्वरा की आंखें सूख गई। उसे अपनी पुरानी सोच पर शर्म महसूस हो रही थी। धीरे धीरे कुछ हफ्तों के इलाज के बाद शांता देवी की हालत में सुधार आने लगा। डॉक्टर भी उनकी सहमत में आए। बदलाव को देखकर खुश थे। जिस परिवार में कुछ समय पहले तनाव और नाराजगी थी, वहां अब फिर से प्यार और अपनापन लौट आया था। हालांकि प्लॉट बिक चुका था और आर्थिक स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी, लेकिन विनायक के चेहरे पर कभी दुख दिखाई नहीं देता था। वह हमेशा कहते थे कि जमीन और पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपने लोग दोबारा नहीं मिलते। यह बात सब स्वरा के दिल में भी उतर चुकी थी। करीब 3 महीने बाद शांता देवी
पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आई। उस दिन घर में मानो त्योहार जैसा माहौल था। पड़ोसी और रिश्तेदार भी उन्हें देखने पहुंचे। सभी लोग विनायक की सेवा और समर्पण की तारीफ कर रहे थे। तभी वहां स्वरा की मां सुलोचना ताई भी पहुंची। उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को साथ देखकर संतोष की सांस ली। संत देव ने सुलोचना ताई का हाथ पकड़कर कहा, बहन, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सुलोचना ताई मुस्कुराई दी, लेकिन उनकी नजरें अपनी बेटी पर थी। स्वरा समझ गई थी कि अगर उस दिन उसकी मां ने उसे सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो शायद वह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठती। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद विनायक की मेहनत रंग लगाई। उनकी नौकरी में तरक्की हुई और उन्होंने पहले से भी बड़ा प्लॉट खरीद लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपना सपना पूरा करते हुए एक सुंदर घर बनाया। गृह प्रवेश के बिना विनायक ने सबसे पहले अपनी माँ और पत्नी के हाथों से पूजा करवाई। उस समय उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस घर में माँ का आशीर्वाद और पत्नी का साथ हो वहाँ भगवान की कृपा अपने आप बन रहती है। उस दिन स्वरा को महसूस हुआ कि रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं ज्यादा होती है। इंसान की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करना जानता है वह अपने परिवार को भी कभी दुख नहीं देता। यह कारण था कि आज विनायक के पास सिर्फ एक बड़ा घर ही नहीं था बल्कि एक खुशहाल परिवार, स्वप्न, अपनों का प्यार और जीवन का सबसे बड़ा धन भी था। और शायद यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमाई होती है। डिस्क्लेमर, यह कहानी महाराष्ट्र की एक सत्य घटना से प्रेरित है। पात्रों के नाम और कुछ परिस्थितियां में गोपनीयता एवं प्रस्तुति की दृष्टि से परिवर्तित किया गया है। इस कहानी का उद्देश्य केवल सामाजिक संदेश, पारिवारिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को प्रस्तुत करना है। किसी व्यक्ति, समुदाय या भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक